नमस्कार, स्वागत आहे आपलं संवाद थेट संवादच्या आजच्या भागामध्ये. मंडळी, संवाद थेट संवादच्या या जर्नीमध्ये अर्थात या संवाद जर्नीमध्ये आम्ही विविध प्रबुद्धींशी बोलत असतो, त्यांच्याशी गप्पा मारत असतो. आणि आज कर्नाळा टीव्हीच्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत मिसेस एशिया पॅसिफिकच्या अगदी अंतिम फेरीमध्ये धडक मारणाऱ्या श्वेता ओझा. श्वेता या केवळ एक मॉडेल नसून, केवळ एक गृहिणी नसून, एक समाजसेविका म्हणून सुद्धा त्यांचं भरीव काम आहे. आणि एक मॉडेलिंग पासून सुरुवात केलेला हा प्रवास एक समाजसेविका इथपर्यंत कसा काय येऊन पोहोचला आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये काय काय अडचणी आल्या आणि काही काय त्यांना लोकांची मदत झाली, या सगळ्या गोष्टींवरती आज मी त्यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा मी स्वागत करतो कर्नाळा टीव्हीच्या स्टुडिओमध्ये श्वेता ओझा यांचं. श्वेता जी, कर्नाळा टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है. और श्वेता जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि आपकी मॉडलिंग की जो करियर है वो चेन्नई से, हालांकि आपकी अचीवमेंट की जर्नी शुरू हुई, जैसे कि चेन्नई में आप मिसेस इंडिया बनी, फिर मलेशिया में आगे जाके आपने अपने देश का नाम रोशन किया. लेकिन ये मॉडलिंग का ख्याल सबसे पहले आपके ज़हन में कैसे आया? और आपके मतलब मैं समझता हूँ कि कॉलेज की जर्नी से लेके चेन्नई तक की जर्नी तक आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइएगा. जी, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं फोकस थी पढ़ाई को लेके. उसके बाद मैंने एमबीए किया. एमबीए करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया. जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे फ्रीक्वेंट ऑफर्स आते थे मॉडलिंग के लिए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे करियर बनाऊंगी या मैं इसमें आगे कुछ करूंगी, क्योंकि मुझे फैमिली को भी साथ में देखना था. तो उसके बाद फिर मुझे मिसेस इंडिया का ऑफ़र 2013 में भी आया था. मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाई थी उसमें. उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने, जो कि एक कैंडिड फोटोग्राफर है, उसने उसको एक मदर के रोल के लिए एक मॉडल चाहिए थी. तो उसने 4-5 इयर्स के बच्चे के मदर के लिए उसको प्रिंट एड्स के लिए चाहिए थी. तो उसने मुझे अप्रोच किया, उसने मेरी पिक्चर्स दिखाई, उन्हें मेरी पिक्चर्स अच्छी लगी. तो पहला मेरा वहीं से शुरू हुआ. उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, जो भी मेरे मॉडलिंग करियर में हैं या फिर जो टीवी में हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसको एज अ करियर ले सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, इसमें बहुत अच्छा कुछ कर सकती हो. तो उसके बाद मैंने इसको छोड़ के और फैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं. फैशन डिज़ाइनिंग करते करते मुझे ऑफर्स आते थे. प्रिंटेड्स मैंने कुछ किए हैं, कुछ मैंने शूट्स किए पर्सनल लोगों के लिए, उनके वेबसाइट के लिए. वो करने के बाद मुझे मिसेस इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जो कि हमारी नेशनल डायरेक्टर हैं दीपाली फडणवीस, उन्होंने दिया. वो महाराष्ट्र की ही हैं, चेन्नई में बेस्ड हैं. उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें एक मैरिड वुमेन सिर्फ ये नहीं दिखाती कि वो रैंप पे वॉक कर सकती है, उसके आगे बढ़ के वो अंदर से कितनी सुंदर है, एक शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए एक औरत कैसे आगे बढ़ सकती है, लोगों को प्रूव कर सकती है कि औरत सिर्फ एक रैंप पे चलने वाली मॉडल या सुंदर दिखने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इससे बहुत कुछ है, इससे बहुत ज़्यादा है. तो चेन्नई में ये शुरू हुआ मेरा. मैं मई में गई थी. मई में हमारा ये इवेंट था वहाँ पे मिसेस इंडिया का, मिसेस इंडिया एशिया इंटरनेशनल का, जिसमें कि 40 पार्टिसिपेंट्स थे. ये 2 कैटेगरीज में होता है, मिसेस और क्लासिक का. 40 के नीचे जो होता है वो मिसेस का होता है, 40 प्लस के लिए क्लासिक का होता है. अच्छा. और विनर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मलेशिया, यूरोप और बार्सिलोना. इस समय हमारे साथ चाइना में भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो 3-3 कैटेगरीज में विनर्स होते हैं. मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद मेरा करियर इतना चेंज हो जाएगा, मुझे इतना फेम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी. मैं चेन्नई ऐसे जीतने के लिए ही नहीं गई थी, खुद को प्रूव करने के लिए गई थी, क्योंकि हमेशा स्टेज पे आप जीतते हो, वही जीतना नहीं होता है. वहाँ जाने के बाद मैंने सबसे पहले टैलेंट राउंड विन किया. टैलेंट राउंड में मुझे अवार्ड मिला फर्स्ट, और मेरे साथ मोहिनी माने शर्मा भी थी, जो कि मुंबई से ही हैं, वो मिसेस इंडिया वर्ल्ड हैं इस समय. तो वहाँ पे वो जीतने के बाद मैं मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप थी वहाँ पे, और हम 3 ने मलेशिया में रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को. और वो मेरे लिए अभी तक की सबसे प्रिविलेज्ड बात है कि आप अपना नेशनल फ्लैग लेके किसी रैंप पे चलें. श्वेता जी, जाहिर सी बात है, मतलब ये जो जर्नी है काफ़ी थका देने वाली जर्नी होगी. यहाँ पे मैं शुरुआत में फिर से एक मरतबा आपको लेके जाऊँगा और पूछूंगा कि जिस वक्त आपके सामने शादी का प्रपोजल आया था, डॉक्टर साहब की फ़ोटो दिखाई गई होगी आपको, तो उस वक्त आपके ज़हन में क्या आया कि करियर या डॉक्टर साहब? करियर और फैमिली को बैलेंस करना, भगवान ने औरत को ही ये ताकत दी है कि वो हर चीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकती है. तो मुझे जब शादी का प्रपोजल आया तो डेफिनेटली मैं यंग थी बहुत, मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर की स्टूडेंट थी. तो
करियर भी था और शादी भी करनी थी वो दोनों चीज़ें थी दिमाग में। लेकिन ये भी था कि ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं, फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं। तो वो शादी के पहले हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि आप किसी भी चीज़ के लिए मुझे मना करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप करियर में मुझे मना नहीं करेंगे अगर वो चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती हो तो खुशकिस्मत समझती हो आपको डॉक्टर साहब जैसे पार्टनर मिले हैं? बिल्कुल, उन्होंने मुझे MBA मतलब उन्होंने मुझे हर उस चीज़ में सपोर्ट किया जिस चीज़ में एक औरत को उसके हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की। कि फैमिली एक बार को करे ना करे, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट मुझे लगता है किसी भी औरत के लिए, किसी भी देश की औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड आप बेशक श्वेता जी, यकीनन आप खुशकिस्मत है इस मामले में। अब चलते हैं मलेशिया में। चेन्नई में आपने एक अचीवमेंट हासिल की, उसके बाद मलेशिया का टिकट आपको मिला। मलेशिया में जाने के बाद न बल्कि आपने एक टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया, बल्कि वहाँ पे 2 टाइटल आपने जीते। तो मलेशिया में क्या हुआ, ये हमारे दर्शक बेशक आपसे जानना चाहेंगे। मलेशिया में हमारा 5 दिन का स्टे था। मैंने वहाँ एक टाइटल जीता था, मिसेस बेस्ट को-इन्फिडेंट। उनको मैं कैसे कॉन्फिडेंट लगी, और 5 दिन का स्टे था हमारा। जर्नी शुरू हुआ, हम वहाँ पे गए, हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था वहाँ पे। सुबह 9 o'clock से हम रात को 11 बजे तक रिहर्सल्स करते थे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स है वो पोलैंड के थे, और 30 कंट्रीज़ मतलब एशियन कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे थे, जिसमें चाइना, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और इंडिया, हम सब ने पार्टिसिपेट किया था। और बहुत ही टफ कंपटीशन था, सब ने अपना बेस्ट दिया, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो कि बहुत थका देने वाला तो था, लेकिन हम हमेशा एक्साइटेड होते थे कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, कुछ नई चीज़ जानने के लिए। वो प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ टर्निंग मोमेंट है मेरे लिए, जो कि मैं शायद कभी भी नहीं भूलूंगी। तो वो जर्नी मेरी सुबह से हमारी शुरू होती थी, और रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक हम इतने थके हुए होते थे, फिर भी एक रहता था कि सुबह उठ के फिर हमें रिहर्सल्स के लिए जाना है, जिसमें मैं डांस के रिहर्सल्स, आप कैसे रैंप पे चलते हैं, आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, और वो एक्चुअली सब एशियन कंट्रीज़ के बीच में था तो मुश्किल था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डांसिंग क्वीन और पनाश टाइटल के बारे में क्या कहना चाहोगे? डांसिंग क्वीन, डांस शुरू से मेरा पैशन था। मैं डांस को अपना करियर तो नहीं बना पाई, लेकिन मैं श्यामक दवर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी मैंने वहाँ से सीखा है। वेस्टर्न फोक मैं करती हूँ, सेमी क्लासिकल भी मैं करती हूँ। तो शुरू से मेरी फैमिली ऐसी थी कि मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो उनका था कि तुम एजुकेशन में कुछ करो, एजुकेशन में नहीं तो डांस में। बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास अभी भी हैं जो कि मैंने विन किए हैं। इवन महाराष्ट्र में भी मैंने बहुत जगह परफॉर्म किया है डांस। तो वो मिलने के बाद भी मैं बहुत खुश थी, और डांस को लेके मैं खुद पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं कहीं परफॉर्म कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं अच्छा करूँगी। क्या परफॉर्म किया था आपने मलेशिया में? मैंने एक राजस्थानी फोक डांस परफॉर्म किया था। मंडळी, संवाद थेट संवादमध्ये श्वेता ओझा यांच्याबरोबर आपल्या गप्पांचा ओघ असाच सुरू राहणार आहे, आणि तुर्तास वेळ झाली एका अल्पशा विश्रांतीची। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा संवाद थेट संवाद। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। बँकेच्या स्थापनेपासून ते आज तागायत ऑडिट वर्ग अ असलेली रायगड जिल्ह्यातील अग्रणी बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार FSWM अर्थात फायनान्शियली साऊंड अँड वेल मॅनेज बँक म्हणून नावारूपास आलेली बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। पारदर्शक कारभारामुळे MS कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन द्वारा उत्कृष्ट बँक म्हणून कर्नाळा बँकेला मिळाले आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक। बँकेच्या ठेवीत 450 कोटींच्या वर, भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.47%, शून्य LPA असलेली खऱ्या अर्थाने जनतेची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आम्ही आपल्याला पुरवितो आपल्या आयुष्याशी निगडित अनेक बँकिंग सेवा आणि योजना। अगदी लाईट बिल भरण्यापासून शैक्षणिक कर्ज योजना, सुवर्ण कलश योजना, शिशु विद्या वेतन योजना यासह कोर बँकिंग म्हणजेच RTGS आणि NEFT सेवा, लोकल सेवा, खातेदाराला त्याच्या खात्यातील आर्थिक व्यवहारांची पूर्ण माहिती देणारी SMS सेवा, आधार कार्ड सेवा। आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत सोने तारण कर्ज योजना केवळ 11% व्याज दराने।
बँकेच्या एकूण 15 शाखा कार्यरत आहेत. पनवेल, नवीन पनवेल, तक्का, खारघर, महाड, कामोठे, मोहपाडा, तळोजे, उल्वे, उरण, कोपरोली, द्रोणागिरी, कासारभट, सुकापूर आणि चौक याशिवाय लोणावळा, नेरळ या नवीन शाखा आम्ही ग्राहकांच्या सेवेत लवकरच रुजू करीत आहोत. बँकेची ATM सेवा देखील सुरू आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज देणारी बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. ग्राहकांच्या मनात आपलेपणा निर्माण करणारी आपली बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. बँकेच्या विविध सेवा आणि योजनांसंदर्भात आमच्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा. आमचा पत्ता आहे कर्नाळा नागरी सहकारी बँक, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक 022 2745 9111 आणि 022 2746 2700. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आहे संवाद थेट संवादच्या या भागामध्ये. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण चर्चा करतोय श्वेता ओझा यांच्याबरोबर. मिसेस एशिया पॅसिफिकच्या अंतिम फेरीमध्ये धडक मारणाऱ्या श्वेता आणि त्यांच्याबरोबर आपण त्यांच्या मॉडेलिंग करिअरबद्दल चर्चा केलेली आहे आणि आता आपण त्यांच्या एकंदरीत कौटुंबिक परिस्थितीबद्दल आणि श्वेता पुढे काय करू इच्छितात याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. तो श्वेता जी, अच्छी रही आपकी मॉडलिंग की जर्नी. अब मॉडलिंग के बाद आप क्या सोच रहे हो और इस वक्त ये साल आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या आपका फोकस होगा, विजन क्या होगी आगे जाके? मैं अभी जॉब भी कर रही हूँ, साथ में मैं महाराष्ट्र की औरतों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी 2017 में उनके लिए मैं मिसेस महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज ओह, दैट्स ग्रेट. जिसमें रायगढ़ और सारी महाराष्ट्र की औरतें पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनको भी अपना टैलेंट, अपने अंदर की स्ट्रेंथ दिखाने का एक मौका मिलेगा. विनर्स को मैं कोशिश करूँगी आगे और ले जाने की. उसके साथ मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर भी देखती हूँ खुद को, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में भी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ. तो इस वक्त क्या हम लगभग समझे कि श्वेता जी ने मॉडलिंग की करियर को अलविदा कह दिया नहीं, है? एक बार मैंने ये जीत लिया, तो अब मैं चाहूंगी कि मैं दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकूं और उनको बहुत ही आगे अच्छी लेके सोच जा- है आपकी. आगे लेके श्वेता जा जी, अब मैं ले चलता हूँ आपको आपके घर. हम जानना चाहेंगे कैसे है डॉक्टर साहब और आपके दोनों बच्चे, और ये जो फैमिली है इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया होगा. आप जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर किसी भी एक औरत के लिए, वो भी शादीशुदा औरत के लिए जिसके 2 बच्चे हैं, एक पति है, काफ़ी बड़ा संसार है, और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर चमकना, जाहिर सी बात है कई सारे लोगों ने सैक्रिफाइस की होगी, आपने भी काफ़ी सारी सैक्रिफाइस की होगी. तो आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा. जो सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको मेंटल सपोर्ट होता है, बेशक. वो उनका शुरू से था. हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में. उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं जो भी अचीव करना चाहूँ वो उसका एक पार्ट बन सके, ये हिस्सा बन सके. और बच्चों ने सेक्रीफाइस किया, मेरे पेरेंट्स ने, इन लॉज ने. मतलब ये सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं है, पूरी फैमिली के लिए एक बड़ी गर्व की बात है और अचीवमेंट है. आज भी वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारी बहू ने, हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने, मेरी बीवी ने ये अचीव किया. बच्चों के लिए मुझे कभी कभी लगता था कि मैं इन्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं इन्हें नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन बच्चे भी अब समझते हैं कि मम्मी ये कर रही है. और मेरी बेटी जब मेरा क्राउन पहन के घूमती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. दैट्स सो नाइस ऑफ यू. मतलब हम, जाहिर सी बात है, आज मैं समझता हूँ वहाँ पे होनी चाहिए. आज मैंने उसे कई सारे सवाल करने थे, क्योंकि आज बच्चों को अगर ये लगता है कि उनके पेरेंट्स भी और आगे चले जाए तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना होगा. और इतनी कम उम्र में ये जो समझदारी आपके बच्चे दिखा रहे, सचमुच काबिल तारीफ है. धन्यवाद, थैंक यू. श्वेता जी, आपने जिक्र किया कि आप मिसेस महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज करना चाहते हो. तो ये टूर्नामेंट या फिर ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते वक्त कई सारी ऐसी औरतें हैं जो कि अपने संसार से वक्त नहीं निकाल पाती है. तो ऐसी औरतों के लिए आप क्या नसीहत देना चाहोगे, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगे? क्योंकि एक रैंप पे वॉक करना मतलब बाल बच्चे वाली औरतों को काफ़ी दिक्कत भरी बात हो सकती है. तो ये काफ़ी लंबी जर्नी होगी अगर मिसेस महाराष्ट्र में उन्हें कंटेस्ट करना है. तो किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करोगे? मैं सबसे पहले औरतों को ये कहना चाहूँगी कि आप खुद की रेस्पेक्ट करिए. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप खुद की रेस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं. अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए और आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनका पीछा मत छोड़िए, आप उनको चेज़ करते रहिए. और एक पॉजिटिविटी के साथ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो
कोई भी ताकत आपको उसको अचीव करने से रोक नहीं सकती। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहते ज़रूर हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टाइम को ठीक से डिवाइड कर सके फैमिली में, बच्चों में, करियर में, तो हमें खुद के लिए टाइम मिलता है और हमें उसमें जितनी भी चीज़ें अचीव करनी है हम कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पॉजिटिविटी के साथ। और अपने ड्रीम्स को कभी मत त्यागिए, कभी मत छोड़िए। शादी के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान ने औरत को ऐसा बनाया है कि वो शुरू से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकती है। फैमिली के सपोर्ट के साथ आपको अपनी फैमिली को कैसे मनाना है आपको पता है, उन्हें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी नहीं, वो भी आपको पता है। तो औरत बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि हम औरत को हर जगह देखते हैं। एक सीईओ से लेके एक बच्चे को बड़ा करने तक, एक बच्चे को पैदा करने पर, हर जगह औरत ने ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जो शायद मैं कहूँगी कि आदमी नहीं कर सकते, उतनी सेक्रीफाइस आदमी नहीं कर सकते। तो बहुत पोटेंशियल है और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए, अपने ड्रीम्स को छोड़िए मत, गिव अप मत करिए और उसके पीछे पड़े रहिए। ब्यूटी सिर्फ रैंप पे चलना नहीं होता, ब्यूटी एक बच्चे को पैदा करने से लेके बड़े करने तक, एक हर जगह हम औरत को देख सकते हैं। तो ब्यूटी इज नॉट अबाउट ओनली वॉकिंग ऑन रैंप, इट इज़ अबाउट योर इनर कॉन्फिडेंट, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। और बस यही कहना चाहूँगी मैं। व्हेरी वेल एलॅबोरेटेड व्हॉट अ ब्युटी मीन्स. आणि हीच स्त्रीमधली, तिला स्वतःला ओळख नसलेली तिची शक्ती ही जगासमोर आणण्यासाठी श्वेता मोटिवेट करतात या महाराष्ट्रातल्या तमाम खास करून लग्न झालेल्या स्त्रियांना. श्वेता ओझा यांच्याबरोबर माझी चर्चा अशीच चालू राहणार आहे. तुर्तास पुन्हा एकदा वेळ झाले अल्पशा विश्रांतीची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा संवाद, थेट संवाद. संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर आणि दादरची सुप्रसिद्ध सुवर्णकार पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आता पनवेलमध्ये सोने चांदी, हिरे मोती व अन्य दागिन्यांकरता पनवेलकरांसाठी सुरू झाले एक अद्ययावत व प्रशस्त दालन. दागिने सोन्याचे असो किंवा चांदीचे, हिऱ्यांचे अथवा प्लॅटिनमचे, दागिन्यांसाठी हवी चोख शुद्धता, दागिन्यांच्या हव्या नवनवीन डिझाईन्स, दागिन्यांची हवी भरपूर व्हरायटी व दागिने खरेदीसाठी हवे एक विश्वासपात्र नाव अर्थात पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स. इथे आपल्याला मिळतील फक्त 916 आणि 9580 BIS हॉलमार्कच्या सर्टिफाईड दागिन्यांची असंख्य डिझाईन्स. मंगळसूत्र, पाटल्या, राणीहार, शिंदेशाही तोडे, हिऱ्यांचे दागिने, चेन, ब्रेसलेट, चांदीची भांडी व पूजेची उपकरणे, हॉलमार्क दागिन्यांची भरपूर मोठी रेंज इथे उपलब्ध आहे. सोन्याची शुद्धता, परंपरा व नाविन्यता जपणारी पनवेलमधील एक विश्वासपात्र सुवर्णपेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आणि संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर. शॉप नंबर 1, कर्नाला रॉयल, नियर MTNL, पनवेल. फोन 022 2745 4411. संवाद, थेट संवादच्या आजच्या भागामध्ये आपण चर्चा करतोय श्वेता ओझा यांच्याबरोबर. श्वेता ओझा या समाजकार्यात सुद्धा अगदी हिरिरीने सहभागी आहेत. एक मॉडेल, एक समाजसेविका कशी काय झाली हा प्रश्न मी आता त्यांच्याकडे घेऊन चालतोय. श्वेता जी, एक सक्सेसफुल मॉडल से लेके एक सोशल एक्टिविस्ट, ये जो आपकी जर्नी है, इसमें हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना हुई होगी आपके ज़िंदगी में या फिर कोई तो वाक़या घटा होगा आपके साथ में, जिसे देखते हुए एक सक्सेसफुल मॉडर्न हैज़ टर्न सोशल एक्टिविस्ट. तो ये जो आपकी जर्नी है ये किस तरह से हुई? जब मैं मदर बनी तो आप जब तक बच्चा आपका खुद का नहीं होता, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली बच्चे प्यारे होते ही हैं. जब आपका खुद का बच्चा होता है तो पता चलता है कि दर्द क्या होता है. तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए. और इसके बाद मैं एसोसिएट हुई आश्रय से, जो कि मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए स्कूल है. वो बच्चों को मतलब ऐसा है कि वो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और जाते हैं. तो हम
अब जहाँ तक कि हम बहुत पैसे खर्चा करते हैं बच्चों के बर्थडे में, बच्चों के सेलिब्रेशन में, अपने बर्थडेज में, एनिवर्सरीज में, तो उसकी जगह हम वहाँ पे जाके और वहाँ केक कटिंग करते हैं, वहाँ डांस करते हैं, वो बच्चे बहुत स्पेशल फील करते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी ज़िंदगी का। दूसरी चीज़ कि आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है जो कि नेशन फेस कर रहा है। तो उसमें मैंने एक छोटा सा एफर्ट जो मैं ले सकती हूँ, मैं तुलसी को प्रमोट कर रही हूँ। तुलसी, सिर्फ तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी में ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो कि डिटेल में जो हर्बिसाइड भी है, जर्मिसाइड भी है और हमारे शरीर के लिए भी उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इफेक्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर एक आदमी, अगर किसी से मिल रहे हैं, आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं, फेलिसिटेट करें, तो हम तुलसी के साथ करें। तो उससे ना सिर्फ हम प्लांटेशन को आगे लेके जा सकते हैं, बल्कि हम तुलसी को भी प्रमोट कर सकते हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग से अपने नेशन को कुछ हद तक तो बड़ा ही नेक ख्याल है श्वेता जी आपको, और तुलसी के आयुर्वेदिक गुण तो सभी लोग जानते हैं। श्वेता जी, अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपको कि एक सोशल एक्टिविस्ट और अभी एक सक्सेसफुल मॉडल, और आपने कहा एक टूर्नामेंट भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो अगर श्वेता जी को मैं पूछता हूँ कि उनके सामने गोल्स क्या है, उनके शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? शॉर्ट टर्म में तो मैं मिसेस महाराष्ट्र पे फोकस्ड हूँ अभी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अच्छा सक्सेसफुल बनाऊँ, जिसमें हर घर की औरतें मैं चाहती हूँ आगे पार्टिसिपेट करें और ख़ुद को आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। लॉन्ग टर्म गोल में मैं अपने आप को एक सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर की तरह देखती हूँ, क्योंकि मैं एक फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, तो मैं उसमें भी कुछ आगे करना चाहती हूँ फ्यूचर में, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी तो मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। बेशक, तो बेशक। मैं वो दोनों पैरेलल ही लेके चलती हूँ लॉन्ग टर्म में। श्वेता जी, आपके सारे प्रोजेक्ट्स में भगवान करे आपको भर भर के सक्सेस मिले, और इसी सदिच्छा के साथ मैं अब अलविदा कहना चाहूँगा श्वेता ओझा को। संवाद थेट संवादमध्ये श्वेता ओझा यांच्याबरोबरचा हा संवाद कसा वाटला हे जरूर आम्हाला कळवा, तुमच्या प्रतिक्रियांची हमें प्रतीक्षा करते हैं। श्वेता जी, आप आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने यहाँ पर कई सारी बातचीत की, और एक औरत क्या क्या कर सकती है इसका सही मायने में अगर किसी को मैं समझता हूँ ब्यौरा देना होगा तो यकीनन मैं कहूँगा कि आप इस इंटरव्यू को उठा के देख लीजिएगा। श्वेता जी, आप स्टूडियो में आए इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।